आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सनम साथिया भाग 11। भाग 11 शुरू करने से पहले आप सभी का आभार दोस्तों। ये टेबल और खाना बाहर सबके बीच रखो। यहाँ किसी को खाने का एक निवाला नहीं मिलना चाहिए। मुझे सुकून मिल रहा है इनके ऐसे चेहरे देखकर। टोटो अचानक हंसा तो किरण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। टोटो के कहने पर नकाबपोशों ने खाना घर के बाहर लगाया। खाने की खुशबू से ही लोगों को भूख लगने लगी थी। जो बुजुर्ग थे, जिन्हें वक्त पर अपनी दवाइयाँ लेनी थी, ना जाने ऐसे कितने थे जो बीमार थे। प्रिया और महक, जिनसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी, वो भी आज अपनी भूख बर्दाश्त कर रहे थे। मेरी बहू ने कुछ खाया होगा या नहीं। डॉक्टर ने कहा है वो बहुत कमज़ोर है। पहले ही एक बार मैं अपना पोता खो चुकी हूँ, अब दोबारा हुआ तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साफ कह चुका है कि इस बार उसके बच्चे को कुछ हुआ तो वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। कस्तूरी अब रोने लगी। उसकी बेटी मोहिनी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उसका बेटा भी अपनी बीवी और बच्चे के लिए बहुत परेशान था। शांत हो जा कस्तूरी, बाबा जी मैर करेंगे। तेरी बहू और बच्चा स्वस्थ होंगे। बीजी ने कस्तूरी के कंधे पर हाथ रखा। मुसीबत की घड़ी में वो दोनों अपने सारे बैर भूलकर एक दूसरे के गले आ लगी। मुझे भूख लग रही है बीजी, प्रिया खाने की तरफ देखते हुए बोली। बेटा थोड़ी देर की बात है, फिर मैं खुद अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाऊंगी। बीजी ने प्रिया के सर पर हाथ फेरा। बीजी अब बाबूजी की तरफ मुड़ी। आपकी भी दवाइयों का वक्त हो गया है। मेरी वजह से आप सबको इतना परेशान होना पड़ रहा है। अगर मैं किरण पर भरोसा कर उसे यहाँ नहीं लाई होती तो ये सब होता ही नहीं। बीजी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। कोई बात नहीं कोमू, रो मत अब। मैंने तुझे माफ़ कर दिया। दवाइयों का क्या है, इतनी कड़वी दवाइयाँ आज नहीं खानी पड़ेंगी। मैं तो उल्टा खुश हूँ। बाबूजी बीजी का मन हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। बीजी इन सब का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। महक लक्ष्मण के कंधे पर सर रख उबासियाँ ले रही थी। उसने सोने के लिए जैसे ही आंखें बंद की, एक नकाबपोश ने महक पर बंदूक तान दी। कोई नहीं सोएगा। अगर कोई सोया तो वो मारा जाएगा। वो नकाबपोश इतने गुस्से से चिल्लाया कि सब बुरी तरह घबरा गए। महक जागती रहे, मत सो। लक्ष्मण घबरा कर बोला। एक तो मुझे भूख लगी है, ऊपर से नींद आ रही है। खाना तो मिलने वाला नहीं है, अब सो भी नहीं सकती। महक मन ही मन गुस्से से बोली। छोटू, जो आज काफ़ी लेट रेस्टोरेंट बंद करके घर आ रहा था, वहाँ सबको नकाबपोशों के बीच इस तरह बंदी बने देख एक घास के ढेर के पीछे छुप गया। सब खतरे में हैं, मैं क्या करूँ? वो बहुत बुरी तरह घबरा गया था। दीक्षा ने छोटू को घास के ढेर में छुपते हुए देख लिया था। उसकी नज़र चारों तरफ थी। वो शांत थी, बस सही समय का इंतज़ार कर रही थी। टोटो, किरण और उनके बाकी साथियों ने खाना शुरू कर दिया था। वाह, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। बावर्ची, लगता है तुम्हें भी साथ ले जाना होगा। टोटो बोला और हंसने लगा। सक्षम जी, तुम्हारे हाथ का खाना सच में लाजवाब है। क्यों माई, कर लूँ तुम्हारे बेटे से शादी और ले जाऊँ इसे अपने साथ। बीजी और बाकी घरवाले अब पूरी तरह घबरा गए। दीक्षा ने भी कसकर सक्षम का हाथ पकड़ लिया। हमेशा अच्छा खाना बनाना ज़रूरी नहीं है सक्षम। सक्षम भी अब परेशान हो गया था। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे बावर्ची। लो, ये बचा हुआ खाना तुम और तुम्हारा परिवार खा सकते हैं। टोटो अपने हाथ साफ करते हुए उठ खड़ा हुआ। ये सुन महक और प्रिया के चेहरे पर चमक आ गई। वहीं कस्तूरी का मुंह बन गया। हाँ कामिनी, अब तो तुझे खाना मिल जाएगा। और मेरी गर्भवती बहू अंदर बेचारी भूखी रहेगी। क्या किस्मत पाई है तूने। बीजी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वहीं महक बुरी तरह चिढ़ उठी। हमने ज़िंदगी में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए बाबा जी ने हमारी किस्मत बहुत अच्छी लिखी है। आपने भी दूसरों की चुगलियाँ करने की बजाय कुछ अच्छे काम कर लिए होते तो आपकी बहू को इतना सब नहीं झेलना पड़ता। महक गुस्से से चिढ़कर बोली। चुप कर जा महक, कस्तूरी पहले से ही बहुत परेशान है। हाँ तो बीजी, भूख हमें भी लगी है, परेशान हम भी हैं। सक्षम दीक्षा ने बचे हुए खाने की तरफ देखा जो सिर्फ उतना ही बचा था जितना उसका परिवार खा सके। आप ये खाना उन बच्चों और गर्भवती औरतों को दे दीजिए। हमारा परिवार भूखा रह लेगा, पर वो बच्चे और गर्भवती औरतें खाने के बिना नहीं रह पाएंगी। सक्षम ने बहुत हिम्मत कर ये सब कहा। वो जानता था कि उसका खुद का परिवार भी भूखा है, पर इस वक्त खाने की ज़रूरत उनके परिवार से ज़्यादा उन गर्भवती औरतों को थी। दीक्षा को सक्षम पर गर्व हो रहा था। वो खुश थी कि उसे सक्षम जैसा पति मिला। बीजी, बाऊजी, लक्ष्मण, यहाँ तक जय और प्रिया ने भी सक्षम के फैसले का सम्मान किया, पर महक बिल्कुल खुश नहीं थी। अच्छा खासा खाना मिल रहा था, ये जेठ जी को इतना महान क्यों बनना है।
महक ने अपना सर पकड़ लिया। ठीक है, पर याद रखना, तुम्हारा परिवार भूखा रहेगा, उसे एक दाना भी खाने को नहीं मिलेगा। सक्षम ने नम आंखों से अपने परिवार की तरफ देखा। बीजी और बाबूजी पलके झपकाकर चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उसे हाँ बोलने को कहा। ठीक है, क्या मैं बाकी सबको खाना दे सकता हूँ? हाँ, टोटो ने कहा और अपना हल्दी दूध का ग्लास उठाकर अंदर चला गया। किरण ने बाकी सबको घूर कर देखा। खाना मिल रहा है इसीलिए उछलने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। इतना बोलकर वो भी अंदर चली गई। कस्तूरी अब बहुत खुश थी। तेरा बेटा सच में हीरा है कामिनी, तू सच में बहुत खुशनसीब है जो तुझे उसके जैसा बेटा मिला। मेरा पोता होगा तो सबसे पहली मिठाई लेकर मैं तेरे घर आऊँगी। कस्तूरी ने एक बार फिर से बीजी को गले से लगा लिया। इधर वीडियो मिलते ही मीडिया में अफरा तफरी मच गई थी। हर चैनल बस न्यूज़ टेलीकास्ट करने के लिए तैयार ही था कि उन्हें कमिश्नर का कॉल आया और फिर वो वीडियो सीधे पुलिस वालों को सौंप दिया गया। दीक्षा के जरिए मिली इन्फॉर्मेशन से उन्हें पता चल चुका था कि वो दुश्मन कहाँ छुपे बैठे हैं। कंट्रोल रूम में कुछ जांबाज पुलिस वाले कमिश्नर के सामने बैठे थे। हमें उन सबकी जान बचानी है बिना उनकी मांग पूरी किए। हमें उन पर छुपकर हमला करना होगा ताकि उन्हें हमसे बचने का मौका ही ना मिले और हम बहुत ही आसानी से उन्हें धर दबोचें। इतना कहकर कमिश्नर एक पुलिस ऑफिसर की तरफ मुड़ा। कावरे, तुम ये खबर जिसने भी दी है उससे फिर से संपर्क करने की कोशिश करो ताकि हमें वहाँ की सारी जानकारी मिलती रहे। मैंने कोशिश की है, फ़ोन बंद आ रहा है सर। कमिश्नर कुछ देर सोचने के बाद बोला। वो जो भी है मौका मिलते ही हमें फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तब तक उस पिंड को अपनी पूरी पुलिस से घेर लो। हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हमें सबकी जान बचानी है। कमिश्नर के बोलने पर सबने हाँ में सर हिलाया और अपनी कैप पहनकर गन उठाकर कमिश्नर को सैल्यूट करते हुए वहाँ से चले गए। सक्षम दीक्षा ने अपने परिवार को छोड़ बाकी सबको खाना खिला दिया था। दीक्षा बस अब एक मौके का इंतज़ार कर रही थी, फिर से एक मौका मिले और वो पुलिस से कांटेक्ट कर पाए। उसकी नज़रें फूस के पीछे छुपे छोटू पर ही टिकी हुई थी। उसने कुछ सोचा और फिर मुस्कुरा दी। उसे सबको बचाने का एक रास्ता मिल गया था। सुबह हो रही थी। छोटू अभी भी उस घास के ढेर के पीछे छुपा हुआ था। दवाई ना लेने और खाना ना खाने की वजह से पाऊजी की तबीयत खराब होने लगी थी। सक्षम को गोली लगने की वजह से उसका काफ़ी खून बह चुका था। उसको जख्म भी था और उसने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वो भी अब कमज़ोर महसूस कर रहा था, पर किसी तरह दीक्षा के सहारे पर उसने खुद को संभाला हुआ था। अंदर चलो, हमारे लिए चाय बना कर दो, और तुम लड़की मेरे पैर दबाओ। एक नकाबपोश दीक्षा और सक्षम के पास आकर बोला। उस नकाबपोश की गंदी नज़रें दीक्षा पर टिकी हुई थी। सक्षम ने दीक्षा का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो उस नकाबपोश की नज़रों को भाप गया था। दीक्षा ने सक्षम को आंखों ही आंखों के इशारे से चिंता ना करने के लिए कहा और अपना हाथ छुड़ाकर नकाबपोश के पीछे चले गए। सक्षम बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे दीक्षा को इन सब से बचाए। सुबह के 5 बज रहे थे। नकाबपोशों ने अभी भी बत्रा परिवार और बाकी लोगों को बंदी बना रखा था। पुलिस को भनक लगे बिना धीरे धीरे पूरे पिंड को घेर चुकी थी। किरण बेसब्री से सुबह के 8 बजने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि टीवी पर उनकी न्यूज़ आने वाली थी। पर उन्हें कहाँ पता था कि दीक्षा उनकी योजना पर पहले ही पानी फिरा चुकी है। दीक्षा उस नकाबपोश के पैर दबा रही थी। वो नकाबपोश बार बार दीक्षा का हाथ छू रहा था। लड़कियों के हाथ इतने नरम होते हैं, तेरे हाथ इतने कठोर कैसे? लकीरें तो बहुत मजबूत है तेरे हाथ की। बड़ा अफसोस हुआ ये जान के कि तू हमारी वजह से अनाथ हो गई। वो नकाबपोश ज़बरदस्ती दीक्षा का हाथ पकड़े उसके हाथ की लकीरें देख रहा था। दीक्षा का मन तो था कि दे उसे एक उल्टे हाथ की घुमा के, पर बाकी सब लोगों का सोचकर किसी तरह बर्दाश्त कर रही थी। सक्षम जब चाय लेकर बाहर आया तो दीक्षा का हाथ उस नकाबपोश के हाथ में देख के उसने ट्रे पर अपनी पकड़ कस ली। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पहली बार किसी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि जैसे वो उसकी जान ही ले लेगा। ओए, पहले इधर आ, चाय मुझे दे। टोटो सोफे पर लेटा हुआ चिल्लाया। टोटो की आवाज़ सुन उस नकाबपोश ने दीक्षा का हाथ छोड़ दिया। मैं तुझसे बाद में बात करूँगा, यहीं रहना। वो नकाबपोश इतना कहकर टोटो के पास चला गया। बात और मैं, तू थोड़ी देर रुक, मौका मिलते ही तेरा मुंह तोड़ूंगी कि कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा कमीना। दीक्षा ने गुस्से में कुर्सी के हत्थे पर इतना जोर से हाथ मारा कि हत्थे पर लगी कील उसके हाथ में चुभ गई। ये भी अभी होना था। उसने हाथ से खून निकलते देख दर्द से उसने अपने हाथ को झटका। सक्षम जो सबको चाय दे रहा था, चाय की ट्रे टेबल पर छोड़कर दीक्षा की तरफ दौड़ा। दीक्षा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वो दीक्षा के सामने घुटनों पर आ गया। दीक्षा की हथेली से खून निकलते देख उसकी आंखों में आंसू आ गए।
ये तो कुछ नहीं है, मुझे दर्द नहीं हो रहा सच में। दीक्षा ने सक्षम की आंखों में आंसू देखते हुए कहा। सक्षम ने उसकी माथे की चोट को छुआ तो दीक्षा के मुंह से आह निकल गई। उसे सच में दर्द हो रहा था। मैं बहुत खराब पति हूँ दीक्षा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहा। किरण ने मेरी आंखों के सामने तुम्हें मारा और मैं कुछ नहीं कर पाया। दीक्षा ने उसकी आंखों से आंसू पूछे। तुम इस दुनिया के बेस्ट पति, भाई, बेटे सब कुछ हो सक्षम। ये चोट तो 2-3 दिन में भर जाएगी। अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं मेरा रिजल्ट आने में। उसके बाद हमारा सपना पूरा होगा। कहते हुए दीक्षा ने उसके सर को अपने सर से जोड़ लिया। आई लव यू दीक्षा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना। दीक्षा मुस्कुरा दी। आई लव यू टू सक्षम। और दूसरी बात, कोई माई का लाल मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता, सिवाय बीजी के। उनसे मैं लड़ नहीं सकती। सक्षम ये सुन हंस दिया। कोई ऐसे हालातों में भी इश्क कैसे फरमा सकता है। किरण अपनी चाय की चुस्कियां लेते हुए बोली। कमांडर, आप इजाज़त दें तो मुझे भी उस लड़की से थोड़ा इश्क फरमाना है। टोटो ये सुन मुस्कुराया। पूरी इजाज़त है। टोटो ने एक बार फिर चाय की चुस्कियां ली। वहीं किरण के चेहरे पर भी अब मुस्कुराहट थी। वो नकाबपोश इजाज़त मिलते ही अपनी बंदूक उठाकर दीक्षा की तरफ बढ़ा। थोड़ा वक्त अब हमें भी दे दे, कहते हुए उस नकाबपोश ने दीक्षा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो सक्षम ने दीक्षा को अपने सीने में छुपा लिया। उस नकाबपोश ने अपने कुछ और साथियों को बुलाया। इसे इस लड़की से अलग करो और इतना मारो कि ये उठ भी ना पाए। दीक्षा भी अब घबरा गई। उसने सक्षम को कस कर पकड़ लिया। दीक्षा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सक्षम की आंखों में आंसू आ गए थे। अचानक एक नकाबपोश पीछे से सक्षम के सर पर बंदूक मारने को हुआ कि दीक्षा ने सक्षम को अपनी तरफ खींच लिया। मेरे सक्षम को हाथ मत लगाना, मैं चल रही हूँ। दीक्षा के मुंह से ये सुन वो नकाबपोश हंसा। दीक्षा, ये तुम क्या कह रही हो? होश में आओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, समझे तुम? दीक्षा ने नम आंखों से सक्षम के चेहरे को अपने हाथों में लिया। जाने दो मुझे सक्षम। नहीं दीक्षा, चाहे ये मेरी जान ले ले पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीक्षा ने नम आंखों से सक्षम के माथे को चूमा। मैं तुम्हारी दीक्षा हूँ सक्षम, तुम जानते हो ना मुझे। तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं संभाल सकता। दीक्षा कुछ इशारा करते हुए बोली। उन नकाबपोशों ने सक्षम को दीक्षा से अलग कर दिया। सक्षम अब शांत था। दीक्षा अपनी आंखों से आंसू पोंछकर सक्षम की तरफ देखते हुए उठी। तुम्हारा हो जाए तो हमें भी बुला लेना। बाकी नकाबपोश अपनी हवस की नजरों से दीक्षा को देखते हुए बोले। सक्षम की मुठ्ठियां भींच गई पर वो शांत रहा। ज़रूर भाई, वो नकाबपोश बोला और दीक्षा को खींचते हुए एक कमरे में ले आया। उसने दीक्षा को बिस्तर पर लगभग धक्का दिया और अपने कपड़े खोलने लगा। दीक्षा ने खुद को संभाला। देखो, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। दीक्षा ने बिस्तर के पास ही रखी उसकी बंदूक को देखा और धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। अपने कपड़े उतारो। वो नकाबपोश दीक्षा की तरफ बढ़ने लगा। दीक्षा ने कसकर अपनी मुठ्ठियां भींच ली। इन 7-8 सालों में मैंने जो भी सीखा है उसको लागू करने का वक्त आ गया है। वैसे तूने बताया नहीं, तेरे हाथ इतने मजबूत क्यों हैं? नकाबपोश ने उसके करीब आते हुए उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी दीक्षा ने वास उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो नकाबपोश अपना सर पकड़कर दूसरी तरफ जा गिरा। वो चिल्लाया कि दीक्षा ने घबराहट के मारे उसकी बंदूक उठाते हुए उस पर तान दी। अगर एक भी आवाज़ निकाली ना तो गोली चल जाएगी। वो नकाबपोश अब घबरा गया। दीक्षा ने बंदूक की बट से एक बार फिर उसके सर पर मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। उसने गहरी सांसें लेते हुए अपने सर पर हाथ रख लिया। वो काफ़ी घबराई हुई थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और सबसे पहले छोटू को एक मैसेज किया। छोटू के फ़ोन में आवाज़ आई। उसने वो मैसेज खोल के देखा। छोटू, तुम्हें अब हमारी मदद करनी होगी। अभी के अभी पुलिस के पास जाओ और उनसे कहो कि सिर्फ 8 लोग हैं, उनमें से 2 बुरी तरह घायल हैं। उन्होंने हम सबको कैद कर रखा है। हथियारों के नाम पर उनके पास कुछ बंदूकें हैं, हो सकता है बॉम्ब भी हो। छोटू ये मैसेज पढ़ते ही घास के ढेर से छुपकर वहां से भाग गया। वो पुलिस वालों से मिला और उन्हें दीक्षा का मैसेज दिया। हम उन पर सीधे हमला नहीं कर सकते, हमें सबको बचाना है, इंस्पेक्टर बोला। तो हम सबको कैसे बचाएंगे? दूसरे पुलिस वाले ने पूछा। इंस्पेक्टर ने कुछ सोचकर छोटू के फ़ोन से दीक्षा को कुछ मैसेज किया। दीक्षा ने जैसे ही वो मैसेज पढ़ा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दीक्षा को इंस्पेक्टर का मैसेज मिला जिसमें इंस्पेक्टर ने उससे मदद मांगी थी। आपको किसी तरह उन नकाबपोशों का ध्यान भटकाना होगा जिससे हम सिविल ड्रेस में अंदर घुस सकें। आगे हम संभाल लेंगे। दीक्षा ये पढ़कर थोड़ा परेशान हुई कि आखिर ये सब कैसे करेगी। उसने उस बेहोश नकाबपोश की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब एक मुस्कुराहट थी। उसने उस नकाबपोश के कपड़े उठाकर पहन लिए। जल्दी से उसने उस नकाबपोश का नकाब हटाया। उसका चेहरा काफ़ी भद्दा था। दीक्षा ने वो नकाब पहनते हुए जल्दी से उसके ऊपर चादर डाल दी और अपने हाथ में बंदूक पकड़ते हुए नीचे आ गई। सबने उसकी तरफ एक गहरी मुस्कान के साथ देखा। फरमा लिया तूने इश्क।
दीक्षा ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सर हिला दिया। सक्षम अब बुरी तरह घबरा गया। दीक्षा, वो नकाबपोशों को धक्का देते हुए ऊपर की तरफ भागा। दीक्षा ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। वो नकाबपोश उठकर सक्षम की तरफ दौड़े तो दीक्षा ने अपनी बंदूक सक्षम पर तानते हुए उन्हें रोक दिया। तुम सब किसी की जान लेने के अलावा कर भी क्या सकते हो? मारना है तो मुझे सीधा सर पर गोली मारो। सक्षम ने गुस्से में बंदूक की नोक अपने सर पर कर ली। दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़ा। दीक्षा का स्पर्श महसूस कर सक्षम चौंक गया। वो अब हैरानी से दीक्षा की तरफ देख रहा था। सक्षम उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा कि दीक्षा ने अपनी बंदूक की नोक उसके सीने में चुभाते हुए उसे घूरकर पीछे रहने को कहा। सक्षम सब समझ गया और पीछे हट गया। मुझे मेरी दीक्षा के पास जाने दो, छोड़ दो मेरी दीक्षा को। सक्षम दुखी होने का झूठा नाटक कर रहा था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। बेचारा, मुझे तो अब तरस आ रहा है इस पर। किरण मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ओए बावर्ची, हमारी एक साथी को खुश करेगा क्या, जैसे मेरे साथी ने तेरी बीवी को? टोटो ने कहा तो सक्षम ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। दीक्षा ने उसे शांत रहने के लिए कहा। मुझे अपने जैसे अय्याश समझ रखा है क्या? किरण थोड़े गुस्से से बोली। उसे टोटो का खुद से इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अय्याश? वो भी हम? टोटो हंसा और उठकर किरण की तरफ मुड़ा। तू भी हमारे जैसी ही है। अभी नहीं, मैंने अपने पिता की गद्दी संभाली है। तेरे मरने के बाद कमांडर मैं बनूंगी। किरण ने गुस्से में टोटो पर बंदूक तान दी। टोटो ने हंसते हुए बंदूक को छुआ। एक लड़की को इतनी अकल शोभा नहीं देती। वैसे भी मैं जानता था तो मुझे मार कर मेरी जगह लेना चाहती है। सक्षम, ये अच्छा मौका है, सबका ध्यान उस तरफ है। 3 नकाबपोश बाहर गश्त लगा रहे हैं, हमें उन्हें अंदर बुलाना होगा। दीक्षा, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। जानती हूँ, इसीलिए कुछ सोचा है मैंने। बोलकर वो तेजी से किरण की तरफ बढ़ी और उस पर बंदूक तान दी। बाकी नकाबपोशों ने भी अब किरण पर बंदूक तान दी। किरण अब हैरान रह गई। तुम लोग इसके लिए मुझे मारना चाहते हो जो कभी भी मर सकता है? किरण हैरानी से बोली। उसकी बात सुन टोटो ने झटके से उसकी बंदूक छीनते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली। मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी। तुम जैसी 10 लड़कियों को मार कर खा सकता हूँ। छोड़ो मुझे। किरण ने टोटो का हाथ झटका। मैं तुम्हारी इतने दिन से सेवा कर रही हूँ और तुम मेरी वफादारी का ये इनाम दे रहे हो मुझे? टोटो मुस्कुराया। हम खुद के सिवा किसी के सगे नहीं हैं। तुमने क्या सोचा तुम मेरे साथ कुछ रातें बिताओगी, मेरी पट्टियाँ करोगी तो मेरे ख्यालात तुम जैसे लड़कियों के लिए बदल जाएंगे? कभी नहीं। किरण ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। मैं अब तुम लोगों का साथ नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ। जिंदा तो तुम लौटोगी नहीं। अच्छा यही है कि जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप वही करती जाओ। टोटो ने किरण पर बंदूक तान दी। किरण ने अगले ही पल फुर्ती दिखाते हुए टोटो के हाथ से बंदूक छीनते हुए उस पर तान दी। अगर कोई आगे आया तो तुम्हारे कमांडर को मार डालूंगी। टोटो अब घबरा गया। उसने उन सबको वहीं रोक दिया। देखो तुम अपने ही साथियों से बगावत कर रही हो। टोटो ने उसे समझाने की कोशिश की। जब तुमसे वफादारी करके कुछ नहीं मिला तो बगावत करके देख लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। दीक्षा अब कुछ कदम पीछे हटी। उसने सक्षम की तरफ एक नज़र देख उसे कुछ इशारा किया। सक्षम इशारा समझते ही बाहर आया। बाहर अभी भी 3 नकाबपोश गश्त लगा रहे थे। अंदर किरण ने कमांडर पर बंदूक तान दी है, वो कमांडर को मार देगी। सक्षम ऊंची आवाज़ में बोलते हुए बाहर आया। ये क्या बोल रहे हो तुम? गश्त लगा रहे एक नकाबपोश ने पूछा। अंदर लड़ाई हो रही है। किरण ने कमांडर पर गन तान रखी है, वो उसे मार देगी। गश्त लगाते नकाबपोश अब परेशान हो गए। मैं अंदर जाकर देखता हूँ, उनमें से एक ने बोला। वो धीमे धीमे कदमों से अंदर गया तो सच में किरण ने कमांडर पर गन तानी हुई थी और सबको डरा रही थी कि कोई आगे आया तो सबको गोलियों से भून दूंगी। पोश ने अपने साथियों को इशारा किया और अगले ही पल वो तीनों फुर्ती से अंदर दौड़े। उनमें से एक ने किरण पर गोली चला दी। गोली उसके घुटनों पर लगी जिससे वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। दीक्षा समझदारी दिखाते हुए सबसे नजरें बचाते हुए कोने में आई और पुलिस को मैसेज कर दिया। उन लोगों ने किरण को पकड़ लिया। मार दो इसे, टोटो बोला तो किरण हैरान रह गई। इधर बहुत तेज़ी से पुलिस सिविल ड्रेस में अंदर आई और सबको वहाँ से निकालने लगी। ये जगह खाली करो। पुलिस को देख सबके चेहरे पर खुशी के भाव थे। सक्षम, दीक्षा कहाँ है? पीजी ने पूछा। मैं उसे लेकर आता हूँ। नहीं, तू मत जा। पीजी घबरा गई। पीजी, मुझे जाना होगा। बच्चे और गर्भवती औरतें भी अंदर हैं। मेरी बहू अंदर है। सक्षम, बचा ले उसे। कस्तूरी ने सक्षम के आगे हाथ जोड़ लिए। नहीं काकी, हाथ मत जोड़िए। दीक्षा अंदर है, वो उन्हें कुछ नहीं होने देगी। और अब मैं भी अंदर जा रहा हूँ। हमें जिनसे खबर दी है, क्या उनका नाम दीक्षा है? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, मेरी पत्नी है वो, सक्षम बोला। इंस्पेक्टर ने सक्षम का कंधा थपथपाया। आप और आपकी पत्नी दोनों ही बहुत बहादुर हैं। आपकी पत्नी की वजह से ही आप सब लोगों की जान बच पाई है।
हाँ बीजी, दीक्षा भाभी ने ही मुझे मैसेज किया था, जिससे मैं पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस बाहर ही थी। दीक्षा भाभी ने हम सबकी जान बचाई है, छोटू खुशी से बोला। बीजी को आज दीक्षा पर बहुत गर्व हो रहा था, वहीं कस्तूरी को अपनी गलतियों पर पछतावा। मुझे माफ़ कर दे कामिनी, तेरे घर की अशांति की जिम्मेदार मैं हूँ। तेरी बहू किसी से कम नहीं है, ये आज उसने साबित कर दिया। तेरी बहू तो मेरी बहू से लाख नहीं करोड़ गुना अच्छी है। तू किस्मत वाली है दी कामिनी, जो तुझे दीक्षा जैसी बहू और सक्षम जैसा बेटा मिला। अब सब खुश थे। कोमू अब तो मान जा, बाबूजी बोले। मान जाइए बीजी। हाँ जेठानी जी को फौज में जाने दीजिए। मेरे दोस्त मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे बीजी। आप भाभी को घर वापस ले आइए और उनका सपना पूरा होने दीजिए। हाँ बीजी, मेरी बड़ी भाभी को घर ले आओ। बीजी ने सबकी बातें सुनकर गहरी सांस ली और सक्षम की तरफ मुड़ी। मेरी बहू को सुरक्षित रखना, अभी उसे फौज में भी जाना है, उसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। बीजी, सक्षम ने खुश होकर बीजी को गले से लगा लिया। बीजी और बाकी सब उन पुलिस वालों के साथ बाहर चले गए। कुछ पुलिस वाले बत्रा निवास के बाहर छुपकर खड़े हो गए। सक्षम अंदर आया। किरण को उन सब ने बंदूक की नोक पर रखा हुआ था और वो विनती कर रही थी कि उसे एक मौका दे और उसे छोड़ दे। अचानक तभी वो नकाबपोश जिसे दीक्षा ने ऊपर बेहोश किया था, वो दौड़ते हुए नीचे आया। सब उसे देख हैरान रह गए। उन सब ने दीक्षा की तरफ देखा। सक्षम अब घबरा गया। गोलियों से भून दो उसे। टोटो की आवाज़ सुनते ही उन सब ने दीक्षा पर एक साथ गोलियां चला दी। सक्षम बुरी तरह घबरा कर दीक्षा की तरफ दौड़ा। दीक्षा खुद को बचाने के लिए फुर्ती से ज़मीन पर लेट गई। तभी पुलिस वाले अंदर गोलियां चलाते हुए आ गए। पुलिस को देखकर सब हैरान रह गए। वो कुछ समझ पाते कि टोटो और 4 नकाबपोश गोलियों से भून दिए गए और वहीं मारे गए। किरण और बाकी नकाबपोश को ना चाहते हुए भी खुद को सरेंडर करना पड़ा। किरण उन पुलिस वालों के साथ जाते हुए दीक्षा को गुस्से से घूर रही थी। अगर मुझे वापस लौटने का मौका मिला तो सबसे पहले तुम्हें गोली मारूंगी दीक्षा। किरण मन ही मन बोली और पुलिस वालों के साथ चली गई। वो गर्भवती महिलाएं और बच्चे पुलिस वालों के साथ बाहर चले गए। सक्षम ने दीक्षा को संभालते हुए उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। दीक्षा तुम ठीक हो ना? दीक्षा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो सक्षम घबरा गया। उसने दीक्षा को खुद से अलग किया तो उसका हाथ एक तरफ लटक गया। दीक्षा की आंखें बंद थी। दीक्षा उठो। उसने दीक्षा के चेहरे का नकाब हटाया। दीक्षा का शरीर इस वक्त कोई हरकत नहीं कर रहा था। सक्षम ने बुरी तरह घबराकर दीक्षा को फिर से अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अचानक उसके कानों में दीक्षा की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। सक्षम हैरानी से दीक्षा से अलग हुआ तो दीक्षा ने हंसते हुए बहुत प्यार से सक्षम की नाक खींच ली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सक्षम। उसने फिर से सक्षम की आंखों से आंसू पोंछे तो सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सक्षम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बहुत प्यार से उसके माथे को चूमते हुए उसे गले से लगा लिया। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता दीक्षा तो शायद मैं जी भी नहीं पाता। दीक्षा ने सुकून से सक्षम के कंधे पर अपना सर रखा। जब तक मेरा सक्षम मेरे पास है मुझे कुछ नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर के गला साफ करने की आवाज़ ने दोनों को होश में लाया। वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इंस्पेक्टर उन दोनों के सामने आया। आज आप दोनों की बहादुरी और समझदारी की वजह से हज़ारों लोगों की जान बच गई। मैं स्पेशली सरकार से गुजारिश करूंगा कि वो आप दोनों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करें। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो भी किया मेरी दीक्षा ने किया। सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट डालते हुए कसकर सक्षम दीक्षा का हाथ पकड़ लिया। दीक्षा मुस्कुराई। अगर तुम ना होते तो मैं भी कुछ नहीं कर पाती सक्षम, तुम ही मेरी हिम्मत हो। इंस्पेक्टर ने उन दोनों की तरफ देखा। मैंने आज तक किसी जोड़े में इतना प्यार और समर्पण नहीं देखा। आप दोनों का साथ सच में अटूट है। आप दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ रहें और हमेशा खुश रहें। इतना बोलकर इंस्पेक्टर वहां से चला गया। दीक्षा ने सक्षम के हाथ को चूमा तो सक्षम हल्का सा शर्मा गया। देखा सब हमारी तरफ तारीफ कर रहे हैं। अब चलो भी दीक्षा, बीजी बाबूजी बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। सक्षम अभी भी शर्मा रहा था। सक्षम का शर्माना दीक्षा को और ज़्यादा अच्छा महसूस करा रहा था। नहीं, अब मेरा मन नहीं है। दीक्षा ने सक्षम के गर्दन के चारों तरफ अपनी बाह डाली। अगले ही पल सक्षम ने दीक्षा को अपनी बाहों में उठा लिया। दीक्षा हैरान रह गई। ये गलत है सक्षम, मुझे नीचे उतारो। तुम मेरे करीब आओ तो ठीक, अगर मैं आऊँ तो गलत? सक्षम ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो उसे बस परेशान कर रहा था। मैं तो बस मजाक कर रही थी सक्षम। बीजी के पास चलते हैं। दीक्षा घबरा कर बोली। नहीं, अब मेरा मन नहीं है। सक्षम उसकी तरफ प्यार से देखते हुए उसे कमरे की तरफ लेकर मुड़ा कि दीक्षा ने कसकर उसकी शर्ट पकड़ ली, अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम ने उसकी तरफ देखा और फिर बाहर की तरफ मुड़ गया जहां बीजी और बाकी सब थे।
दीक्षा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सक्षम, मुझे नीचे उतारो। तुम मुझे ऐसे बीजी के सामने ले जाओगे तो वो फिर से नाराज हो जाएंगी। सक्षम को खुद को इस तरह से बाहर ले जाते देख दीक्षा घबरा कर बोली। सक्षम अब रुक गया। उसने दीक्षा को नीचे उतारा तो दीक्षा ने सुकून से गहरी सांस ली। तुम बहुत अजीब हो दीक्षा, पहले मेरे करीब आती हो और दूसरे ही पल इतना घबरा जाती हो। सक्षम छोटी नाराजगी दिखाते हुए बोला। मेरे होने पति के साथ साथ तुम मेरे सनम साथिया भी हो। मेरा जैसा मन करेगा वैसे तुम्हें परेशान करूंगी। फिर ये अधिकार मुझे भी मिलना चाहिए। सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीक्षा मुस्कुरा दी। तुम्हारे पास तो सारे अधिकार पहले से ही हैं सक्षम। दोनों एक बार फिर एक दूसरे की आंखों में खो गए। उन्हें अब एक दूसरे के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा था। अब क्या एक दूसरे को ही देखते रहोगे? बीजी की आवाज़ से दोनों घबराकर एक दूसरे से 10 कदम की दूरी बनाकर खड़े हो गए। बीजी आप? सक्षम ने अपना सर झुका लिया। वहीं बीजी को वहां देखकर दीक्षा भी अपनी नजरें चुराने लगी। बीजी के पीछे बाबूजी, प्रिया जी, महक और लक्ष्मण भी अंदर आ गई। बीजी दीक्षा के पास आई। दीक्षा बहू, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे तुमसे माफ़ी मांगूं। आज तुमने हमारी नहीं पूरे मोहल्ले की जान बचाई है। मुझे माफ़ कर दो दीक्षा और घर लौटाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सपने के साथ अपनाना चाहती हूँ। बीजी ने उसके चेहरे पर हाथ रखा तो दीक्षा की आंखें खुशी से झिलमिला आई। उसने खुशी से बीजी को गले लगा लिया तो बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। दीक्षा बीजी को गले लगाए मुस्कुराते हुए सक्षम की तरफ देख रही थी। सक्षम आज बहुत खुश था। उसकी तो आज जैसे हर मुराद पूरी हो गई थी। तभी कस्तूरी अपनी बहू को अंदर लेकर आई। दीक्षा बेटा, अपनी बीजी को माफ़ कर दिया, मुझे माफ़ नहीं करेगी? कस्तूरी की आवाज़ सुन दीक्षा बीजी से अलग हुई। कस्तूरी चाची, मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हुई। दीक्षा ने आगे बढ़ कस्तूरी के पैर छुए। तू धन्य हो गई कामिनी, ऐसी बहू को पाकर। पूरा मोहल्ला तेरी बहू की तारीफ कर रहा है। बीजी ने गर्व से अपना सर उठाया। बहू किसकी है? हाँ, तेरी ही है। कस्तूरी और बीजी हंसती तो दीक्षा भी मुस्कुराने लगी। कस्तूरी की बहू ने आगे आकर दीक्षा को गले लगाया। मैं आपका किस तरह धन्यवाद करूं? एक माँ की दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप बस अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। कस्तूरी और उसकी बहू दीक्षा और उसके परिवार से मिलकर वहाँ से चली गई। दीक्षा गहरी सांस लेकर सबकी तरफ मुड़ी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। बहुत दिनों बाद घर में खुशियाँ आई हैं। मैं कल घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाना चाहती हूँ, बीजी बोली। वाह कोमू, काफ़ी दिन बाद तेरे मुँह से कुछ अच्छा निकला है, बाबूजी खुश होकर बोले। बीजी ने भी आज उन्हें घूरा नहीं, बस मुस्कुरा दी। जेठानी जी, आप फौज में कब जा रही हैं? महक ने खुश होकर पूछा। मेरा रिजल्ट तो आने दो महक, पहले पास तो हो जाऊं। तू मेरी बहू है, पास हो जाएगी, ज़्यादा चिंता मत कर। बीजी ने दीक्षा के सर पर हाथ फेरा। सक्षम का मन था कि वो दीक्षा के करीब जाए, पर बाकी घर वालों की वजह से वो खुद को रोके हुए था। बीजी, क्या कल से महक भी मेरे साथ दुकान पर आ सकती हैं? सही मौका देख लक्ष्मण ने भी बीजी से आखिर पूछ ही लिया। महक भी बहुत उम्मीद के साथ बीजी को देख रही थी। बीजी दीक्षा की तरफ देखने लगी। अच्छा है बीजी, लक्ष्मण भैया की भी मदद हो जाएगी। दीक्षा बोली। ठीक है, महक कल से लक्ष्मण के साथ दुकान पर जाएगी। बीजी की बात सुन महक खुशी से उछलते हुए बीजी के गले आ लगी। बीजी ने भी खुश होकर महक के सर पर हाथ रखा। अच्छे से काम करना, ऐसा ना हो कि तू मेरे लक्ष्मण की दुकान ही बंद करवा दे। नहीं बीजी, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। लक्ष्मण की आंखें खुशी से नम हो गई। आज सच में बीजी को देखकर लग रहा था कि उन्होंने लक्ष्मण और महक के रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया है। सक्षम खुद दीक्षा का सामान लेकर आया था और इस वक्त दीक्षा और सक्षम घर की दहलीज पर खड़े थे। दीक्षा की आंखें नम थी। उसने जिन परिस्थितियों में ये घर छोड़ा था वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, पर आज बीजी बहुत खुश थी। वो फिर से दीक्षा का गृह प्रवेश कर रही थी। अपना दायां पैर अंदर रखो बहू, बीजी दीक्षा सक्षम के माथे पर तिलक लगाते हुए बोली। दीक्षा ने सक्षम का हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए घर के अंदर कदम रखा। अचानक ऊपर से उन दोनों पर फूल बरसने लगे। प्रिया और जय ने वहां फूलों से भरी बाल्टी लगाई थी। जैसे ही महक और लक्ष्मण ने वो धागा खींचा, वो सारे फूल दीक्षा और सक्षम पर आ गिरे। सक्षम दीक्षा मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। सक्षम उसको कमरे में लेकर आया। कितने दिनों बाद मैं अपने कमरे में वापस आई हूँ। मैंने तुम्हें और इस कमरे को बहुत मिस किया। दीक्षा पूरे कमरे में खुशी से घूम रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो इस कमरे में कुछ दिन बाद नहीं, जन्मों बाद वापस आई हो। सक्षम उसके कपड़े अलमारी में जमाने लगा। उसकी खुशी देखते ही बन रही थी। सक्षम ने तुमने किया? दीक्षा दीवार पर कुछ लकीरें देख वहीं रुक गई। सक्षम मुस्कुराते हुए दीक्षा की तरफ मुड़ा। जितना तुम्हें अपने रिजल्ट का इंतज़ार है, उतना ही बेसब्री से मैं भी हूँ दीक्षा। बस 6 दिन बाकी हैं। सक्षम ने उसको पीछे से गले लगा लिया। एक दिन और काटो।
कहते हुए उसने दीक्षा का हाथ अपने हाथ में लिया और आखिरी बची 7 लकीरों में से एक लकीर और काट दी। दीक्षा की आंखें खुशी से झिलमिला आई। वो सक्षम की तरफ मुड़ी। बस 6 दिन और बाकी हैं सक्षम, मेरे और मेरे सपने के बीच। मेरे नहीं, हमारे सपने के बीच। हाँ, हमारे सपने के बीच। सक्षम उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके करीब आया और बहुत ही प्यार से उसके दोनों गालों को चूम लिया। दीक्षा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो आज घबराई हुई बिल्कुल नहीं थी। उसने सक्षम की ओर देखा। मैंने पिछले जन्म में ज़रूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मेरे सनम साथिया और पति के रूप में मिले। कहते हुए दीक्षा सक्षम के सीने से लग गई। किस्मत तो मेरी भी बहुत अच्छी है दीक्षा, जो तुम भी मुझे मेरी सनम साथिया और बीवी के रूप में मिली। सक्षम ने उसको अपनी बाहों में भर लिया। बहुत जल्द तुम अपना सपना पूरा कर लोगी। उस दिन मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, पर इस बात का दुख है कि कुछ वक्त के लिए ही सही, पर तुम्हें मुझसे दूर होना होगा। सक्षम खुद से मन ही मन बोला। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। दीक्षा सक्षम को हर रूप में अपने पास पाकर बहुत खुश थी। वो उसका सनम भी था, साथिया भी और पति भी। पीजी ने भी उसे उसके सपने के साथ अपना लिया था। उसके पास अब वो हर चीज़ थी जिसकी ज़िंदगी में दीक्षा ने कभी ख्वाहिश की थी। माँ बाप की कमी बीजी और बाबूजी ने पूरी कर दी। महक और प्रिया में उसे अपनी बहनें मिल गई और लक्ष्मण और जय के रूप में उसके 2 भाई। सक्षम ने आज के बाद कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। देखते ही देखते ये 6 दिन भी बीत गए। 6 दिन बाद सुबह 4 बजे सक्षम की नींद खुली। दीक्षा उसकी बाहों में उसके कंधे पर सर रखे बहुत सुकून से सो रही थी। दीक्षा 4 बज गए हैं, उठ जाओ। सक्षम उसके कान के पास आकर जोर से बोला। दीक्षा ने नींद में ही सक्षम को और जकड़ लिया। सक्षम, कुछ घंटों में रिजल्ट आ जाएगा, मुझे तब उठा देना। नहीं दीक्षा, उठो। उसने दीक्षा के माथे को चूमा और खुद से अलग करते हुए ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया। दीक्षा अब अपनी आंखें मल रही थी। सक्षम, तुम बहुत बुरे हो गए हो। दीक्षा चिढ़कर बोली। बिल्कुल, मैं बहुत बुरा हो गया हूँ। अब उठो और जाकर तैयार हो जाओ। सक्षम ने उसके कपड़े निकालकर उसे ज़बरदस्ती खड़ा करते हुए बाथरूम में भेज दिया। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला। दीक्षा नीले रंग के सूट में अपने बाल सुखाते हुए बाहर आ रही थी। दीक्षा को देखते हुए एक बार फिर सक्षम उसमें खो गया। दीक्षा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। कहाँ खो गए बरखुरदार? दीक्षा ने उसे हल्का छेड़ते हुए पूछा। सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। तुम्हारे प्यार में। इतनी प्यारी भी मत लगा करो, नज़र लग जाएगी। कहते हुए सक्षम आईने के सामने आया और वहाँ रखी दीक्षा की काजल उठाकर दीक्षा के पास आया। उसने बहुत प्यार से दीक्षा के कान के पीछे काजल लगाई। अब ठीक है। दीक्षा मुस्कुरा दी। नज़र मेरे सक्षम को भी लग सकती है। उसने सक्षम से वो काजल लेकर उसके बाल थोड़े से ऊपर कर उसके माथे की साइड में छोटा सा काजल का टीका लगा दिया। अब ठीक है। दोनों की मुस्कुराहट अब और ज़्यादा बड़ी हो गई। बहू, तेरा रिजल्ट आने वाला है, जल्दी आ जा। देख, आधा मोहल्ला आकर जमा हो गया। बीजी की आवाज़ सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम नीचे जाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ। दीक्षा ने हाँ में सर हिलाया और सर पर पल्लू लेकर दरवाज़ा खोल नीचे आ गई। लोमी घर वापस आ गई थी। उसकी शादी उससे दोगुनी उम्र के आदमी के साथ होने वाली थी, पर उसने मना कर दिया और यहाँ वापस लौट आई। कस्तूरी और आसपास के पड़ोसी हॉल में आकर बैठे हुए थे। जय ने अपना लैपटॉप टेबल के बीच रखा हुआ था। महक और लोमी सबको चाय दे रहे थे। बहू, इधर आ जल्दी, तेरा परिणाम आने वाला है। बीजी को तो दीक्षा से भी ज़्यादा दीक्षा का परिणाम जानने की जल्दी थी। दीक्षा कस्तूरी और बीजी बाबूजी के पैर छूते हुए बीजी के पास आकर बैठ गई। कुछ देर बाद सक्षम भी नीचे आ गया। दीक्षा बेटा, मुझे तो डर लग रहा है। तूने अच्छे से पेपर तो लिखा था ना? इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी ना बेटा? जी बाबूजी, मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए थे। मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था। आप तो चुप ही कीजिए, जब भी मुँह खोलेंगे कुछ उल्टा ही बोलेंगे। बीजू ने उन्हें घूर कर देखा। कामिनी, मैं तो बस चुप रहिए, आप मुझे भी डरा रहे हैं। ठीक है कोमू, अब नहीं बोलूँगा, पर ये परिणाम आ क्यों नहीं रहा? बाबूजी परेशान होकर बोले। रिजल्ट का इंतज़ार तो मैं भी बहुत बेसब्री से कर रही हूँ। महक चहक कर बोली। यहाँ हर किसी के चेहरे पर दीक्षा का रिजल्ट जानने की उत्सुकता थी, पर सक्षम तो जैसे पहले ही जानता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है। वो बस दीक्षा की तरफ एकटक देखे जा रहा था, क्योंकि इसके बाद कुछ वक्त तक दीक्षा से दूर रहना था। एनडीए का रिजल्ट आ गया। जय खुशी से चिल्लाया तो सब लैपटॉप के सामने आकर जमा हो गए। दीक्षा उस भीड़ से निकलकर सक्षम के पास आकर खड़ी हो गई। पिंड में नेट थोड़ा ज़्यादा कम चल रहा था, इसीलिए उन्हें रिजल्ट खुलने का इंतज़ार करना पड़ रहा था। नर्वस हो? दीक्षा ने सक्षम का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। सक्षम ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिला दिया। बस तुमसे दूर होना होगा, इस बात का दुख है। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हें रोज़ वीडियो कॉल करके तुम्हारे कान खाऊंगी। सक्षम उसकी बात सुनकर हंस दिया। भाभी, आपका सिलेक्शन हो गया, प्रिया खुशी से चिल्लाई।
ये सुनते ही सब एक दूसरे के गले मिलने लगे। एनडीए के इंटरव्यू का रिजल्ट आया जो उसने शादी से पहले दिया था। दीक्षा का बस आधा नंबर कम आया, जिससे वो पहला स्थान लाते लाते चूक गई। उसका दूसरा स्थान आया। दीक्षा को बधाइयाँ मिल रही थी, पर बीजी अभी भी रिजल्ट देख रही थी। इस लड़के के और दीक्षा के नंबरों में बस आधे नंबर का अंतर है। मेरी दीक्षा को पहला स्थान मिलना चाहिए था। कोई बात नहीं बीजी, पहले या दूसरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दीक्षा का सिलेक्शन हो गया। सक्षम खुश होते हुए बोला, फर्क कैसे नहीं पड़ता? मेरी बहू दीक्षा जितनी समझदार और गुणी है, उसे ही पहला स्थान मिलना चाहिए था। बीजी, पहला स्थान किसी साहिल अशोक का आया है। चलो जाने दो बीजी, भाभी का नंबर तो आ गया ना। लक्ष्मण ने एक नज़र लैपटॉप पर मारते हुए बीजी को गले लगाते हुए उनका मुंह मीठा कराया। ठीक है, पर मेरी बहू किसी से कम नहीं है। हाँ, तेरी बहू किसी से कम नहीं है, अब शांत हो जा, कस्तूरी बोली। बीजी ने दीक्षा को उदास होते देखा तो उसको गले लगाते हुए लक्ष्मण के हाथ से मिठाई लेकर दीक्षा को खिला दी। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। दीक्षा ने अब खुश होकर बीजी को गले लगा लिया। सक्षम दीक्षा उनकी खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार हमारा सपना पूरा हो गया। दीक्षा सक्षम को देखते हुए बोली, मुझे मालूम था तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। आखिर बीवी किसकी हो? सक्षम मुस्कुराते हुए बोला। सक्षम दीक्षा ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। उसके बाद तो सब दीक्षा को मिठाई खिलाने लगे। मिठाइयाँ खाते खाते तो दीक्षा की हालत ही खराब हो गई थी। सक्षम अपने मुंह पर हाथ रखे दीक्षा की हालत पर हंसे जा रहा था। अरे सिर्फ मैंने अकेले तो ये सब नहीं किया, सक्षम को भी तो खिलाओ। दीक्षा हल्की सी मुस्कुराहट ने सक्षम को घूरते हुए बोली। सक्षम की मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी। सब अब दीक्षा को छोड़ सक्षम को मिठाइयाँ खिलाने लगे। पूरे घर में चारों ओर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आ रही थी। सबके चेहरे खिले हुए थे। अगले दिन बत्रा निवास में मीडिया वालों रिश्तेदारों को तांता लग गया। हर कोई बीजी को बधाइयाँ दे रहा था। दीक्षा से ज़्यादा तो बीजी को बधाइयाँ मिल रही थी। बीजी अपनी बहू पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी। आज उन्हें यकीन हो गया था कि घर की बहुएं भी घर का मान बढ़ा सकती हैं। बहुत सारे मीडिया चैनल ने दीक्षा का इंटरव्यू लिया, पर दीक्षा मीडिया को देखकर थोड़ा नर्वस हो गई। उस वक्त सक्षम उसका हाथ पकड़कर एक बार फिर उसकी हिम्मत बन गया। दीक्षा ने सब कुछ सवालों के जवाब दिए। उसके बाद तो महक, बीजी और कस्तूरी ने दीक्षा की तारीफों के पुल ही बांध दिए। हालांकि महक इसमें भी अपनी तारीफ ज़्यादा कर रही थी। सक्षम ने दीक्षा को एक कोने में खींच लिया। सबसे बधाइयाँ ले ली, पर मुझे तुम्हें बधाई देने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। सक्षम थोड़ा नाराज़गी जताते हुए बोला। दीक्षा ने मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाली और उसे अपने करीब खींच लिया। तो आप दे दो। सक्षम मुस्कुराया। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीक्षा। दीक्षा की मुस्कुराहट अब और ज़्यादा बढ़ गई। तभी बीजी के खांसने की आवाज़ आई तो वो दोनों झट से अलग हो गए। दीक्षा से हमारे कुछ रिश्तेदार मिलना चाहती हैं। तेरी ही बीवी है, इसे जब देखो तब खुद से चिपकाए रखता है। थोड़ा हमारे पास भी वक्त बिताने दे। बीजी अब दीक्षा को खींचते हुए अपने रिश्तेदारों से मिलाने ले गई। सक्षम अब थोड़ा उदास हो गया। कोई बात नहीं, रात को तो कमरे में आएगी ही, उसने अपने मन को समझाया। बीजी आज बहुत खुशी से दीक्षा और महक को अपने रिश्तेदारों से मिलवा रही थी। महक तो उसके बाद रसोई के कामों में लग गई, पर दीक्षा को बीजी की मौसी जी ने वहीं रोक लिया। आज हम सब औरतें एक साथ सोएंगी। बहुत वक्त बाद मिले हैं कामिनी, बहुत सारी बातें करेंगे। मौसी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बीजी बोली। दीक्षा परेशान हो उठी। उसने ऊपर अपने कमरे की तरफ देखा, जहां सक्षम न जाने कब से उसका इंतजार कर रहा था। उसका भी अब मुंह लटक गया, पर अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था सिवाय मौसी जी की बात मानने के अलावा। इधर सक्षम बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। 11 बजने को आए हैं। ये दीक्षा बिना कमरे में भी नहीं आई। सक्षम ने कुछ सोचा, कमरे के बाहर आ गया। सब औरतों ने अपने गद्दे हॉल में बिछा लिए थे और आपस में गपशप कर रही थी। महक को उन सबकी बातों में कोई रुचि नहीं थी। वो सोना चाहती थी, पर जैसे ही वो सोने की कोशिश करती, बीजी उसे जोर से हिलाकर उठा देती। दीक्षा भी बस चुपचाप उन सबकी बातें सुन रही थी। दीक्षा भी ना चुपचाप ऊपर नहीं आ सकती। मैं यहाँ उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और वो है कि मुझे दीक्षा को किसी तरह कमरे में बुलाना होगा, पर कैसे? सक्षम अब सोच में पड़ गया। तभी उसे लोमी वहाँ आते हुए दिखाई दी। लोमी? जी भैया। वो रुक गई। वो दीक्षा को ऊपर बुला देगी, उसने थोड़ा झिझक के साथ कहा। लोमी ने नीचे देखा दीक्षा की तरफ। भैया बुला तो दूंगी, पर ये सब रिश्तेदार उन्हें आने ही नहीं देंगे। वो क्या है ना, आज बीजी की मौसी जी ने कहा है कि सब औरतें बाहर आंगन में ही सोएंगी। उन सबको आपस में बातें करनी है ना। लोमी बोलकर वहाँ से चली गई। सक्षम परेशान हो उठा। वो अब उदास होते हुए अपने कमरे में आया। इसके बाद दीक्षा अपनी ट्रेनिंग पर चली जाएगी। मेरे पास सिर्फ कुछ ही दिन तो हैं उसके साथ बिताने के लिए, वो भी अब मुझसे छीन लिए गए। सक्षम उदास होकर बिस्तर पर बैठ गया और दीक्षा के बारे में सोचने लगा। दीक्षा ने इतनी प्रैक्टिस की है कि ट्रेनिंग के दौरान वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और सबको पीछे छोड़ देगी। पर यह लंबा इंतज़ार
मुझसे ये कुछ पल उससे दूर ही रहा जा रहा, तो जब दीक्षा ट्रेनिंग एकेडमी जाएगी तो कैसे उससे दूर हो पाऊंगा। सो जाओ सक्षम, वो खुद को समझाते हुए बिस्तर पर लेट गया, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वो तो बस करवटें बदल रहा था। रात के 2 बज गए थे और वो अब तक सो नहीं पाया था। अंत में वो चिढ़कर उठ गया। एक बार देख लेता हूँ दीक्षा क्या कर रही है। वो उठकर बाहर आया। बाहर सब औरतें सो रही थी, उन सब ने चादर ओढ़ी हुई थी। यार दीक्षा कहाँ सो रही है। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो उसे एक बिस्तर के पास दीक्षा की कान की बाली दिखाई दी। सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो धीमे धीमे कदमों से नीचे आया। आवाज़ नहीं सक्षम, बीजी या कोई जाग गया तो क्या जवाब देगा उन्हें। सक्षम थोड़ा घबराया हुआ था। वो उस बाली को देखते हुए बहुत सावधानी से उन औरतों के बीच कदम रखते हुए उस बाली के पास पहुंचा। ये ही दीक्षा होगी। उसने अपना हाथ बढ़ाया कि अचानक किसी ने उसको पीछे खींच लिया। सक्षम चौंक कर पलटा तो वो दीक्षा थी जो उसे घूर रही थी। सक्षम अब हैरान हो गया। तुम यहाँ हो तो मैं किसे। धीरे, मासी जी हैं, वो जाग जाएंगी। दीक्षा अपनी हथेली सक्षम के होठों पर रखकर धीमी आवाज में फुसफुसाई। तभी मासी जी ने करवट ली। दीक्षा ने घबराहट के मारे अपनी चादर सक्षम को उड़ा दी। जाओ सक्षम, वो घबरा कर फुसफुसाई। नहीं, तुम भी चलो। सक्षम ने दीक्षा को करीब खींच लिया। तुम मुझे मरवाओगे सक्षम, मैं नहीं आ सकती, तुम जाओ। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। सक्षम ने मुंह फुला लिया। दीक्षा को अब सक्षम को ऐसे उदास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अचानक मौसी जाग गई। क्या हुआ बेटा। दीक्षा सक्षम घबरा गई। दीक्षा ने मौसी जी की तरफ देखा। मौसी जी ने अपनी चश्मा पहनी नहीं हुई थी, इसीलिए उन्हें कुछ भी साफ नज़र दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ नहीं हुआ मौसी जी, बस पानी पीने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, कहकर मौसी जी फिर से सो गई। दीक्षा और सक्षम ने गहरी सांस ली और एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने कमरे में भाग गए। कमरे में आते ही दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। दीक्षा अब हंसते हुए सक्षम के पास आई। उसने अचानक हंसना बंद कर दिया। उसकी आंखें अब नम हो गई। कुछ दिनों बाद मुझे तुमसे दूर जाना होगा। सक्षम ने गहरी सांस लेते हुए दीक्षा के चेहरे को अपने हाथों में लिया। तुम्हारा जाना ज़रूरी नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देता, पर ज़रूरी है। और क्या हुआ जो मुझे तुमसे दूर रहना होगा। मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं है दीक्षा कि तुमसे दूर रहकर टूट जाऊं। मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ, मेरा प्यार पल पल तुम्हारे लिए बढ़ जाता है। दीक्षा ने सक्षम के कंधे पर अपना हाथ रखा। मैं तुम्हें हर रोज़ कॉल करूँगी, मेरे पीछे से अपना ख्याल रखना। तुम भी दीक्षा। सक्षम ने उसके बालों को चूमा। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। दोनों को अब एक दूसरे से दूर जाने के बारे में सोचना भी दुखी कर गया था, पर उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि दोनों एक दूसरे की हिम्मत और ताकत बन गए थे। कभी कभी मोहब्बत इज़हार नहीं चाहती, बस एक ऐसा साथिया चाहिए जो टूटते वक्त थाम ले, जो ख्वाबों को पंख दे, जो हर जंग में कदम से कदम मिलाकर चले। दीक्षा अपने फौलादी इरादों से फौज तक पहुंची, पर उस रास्ते की असली ताकत उसका सनम साथिया, उसका सक्षम था, जो हर पल प्यार नहीं जताता था लेकिन उसकी हर जीत में शामिल था। सक्षम दीक्षा ने एक दूसरे के साथ जितना हो सका उतना वक्त बिताने की कोशिश की। अब वो दिन भी आ गया था जब दीक्षा को अपनी ट्रेनिंग के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना था। सक्षम सुबह से ही काफ़ी शांत था। पूरा घर नमाकों से दीक्षा को विदा कर रहा था। चलो दीक्षा, देर हो रही है। सक्षम दीक्षा से अपनी नज़रें चुराते हुए उसका बैग लेकर आगे बढ़ गया। वो नहीं चाहता था कि दीक्षा उसकी आंखों में नमी देखकर दुखी हो जाए। दीक्षा सबसे मिली और सक्षम के पीछे चल दी। सब बेमन से दीक्षा को भेज रहे थे, पर उसका जाना भी ज़रूरी था। जहाँ महक पहले उसके जाने की सोचकर खुश हो रही थी, वहीं आज उसे जाते देख उसकी आंखें भी नम हो गई थी। दीक्षा चुपचाप सक्षम के पास जीप में आकर बैठ गई। सक्षम ने गहरी सांस लेकर दीक्षा की तरफ देखा। दीक्षा की आंखों में आंसू थे। दीक्षा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम अपना सपना पूरा करने जा रही हो। बचपन से लेकर आज तक तुमने इतनी मेहनत की इस सपने को सच करने के लिए, फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों। दीक्षा ने नम आंखों से सक्षम की तरफ देखा। क्या तुम दुखी नहीं हो मेरे जाने से। दीक्षा के सवाल ने सक्षम को निशब्द कर दिया। वो बिना कोई जवाब दिए जीप स्टार्ट कर शहर की तरफ बढ़ गया। दीक्षा काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोली, पर जब उसे एयरपोर्ट दिखने लगा तो उसने सक्षम की शर्ट कसकर पकड़ ली। वो अब थोड़ी घबरा गई थी। सक्षम ने एयरपोर्ट के सामने जीप रोकी। उतरो दीक्षा, तुम्हारी मंजिल आ गई, अब इससे आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उसने दीक्षा का हाथ अपनी शर्ट से छुड़ा दिया। सक्षम प्लीज़ चलो, कम से कम अकेडमी तक। दीक्षा ने उससे विनती की। सक्षम की आंखें अब नम होने लगी। वो कमज़ोर पड़ रहा था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और जीप से उतरकर मुस्कुराते हुए दीक्षा की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो दीक्षा। वो मुस्कुराते हुए दीक्षा को देख रहा था। अब दीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
तुम मेरे साथ चल रहे हो। दीक्षा ने एक उम्मीद के साथ सक्षम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ नीचे उतर आई। सक्षम ने कसकर उसका हाथ पकड़ा। दीक्षा अब खुश नजर आ रही थी। उसने दीक्षा का बैग उतारा और दीक्षा की तरफ मुड़ गया। दीक्षा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। तुम बहुत स्ट्रांग हो दीक्षा, पर मैं नहीं। तुम्हें अगर मैं छोड़ने आया तो मेरा लौटना मुश्किल हो जाएगा। सक्षम ने अपने चेहरे की मुस्कुराहट को अभी भी बरकरार रखा हुआ था। दीक्षा अब थोड़ा उदास हुई, पर अगले ही पल सक्षम के बारे में सोच मुस्कुराते हुए सक्षम की तरफ बढ़ी और उसके गाल को चूमते हुए अपना बैग लेकर पीछे हट गई। अब सक्षम की आंखों में एक चमक आ गई थी। मैं जल्द ही लौट आऊंगी। सक्षम ने आगे बढ़कर दीक्षा के माथे को चूमा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। दीक्षा मुस्कुराई और सक्षम को देखते हुए एयरपोर्ट के अंदर चली गई। सक्षम उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा दीक्षा। मैं तुम्हारे लौटने का इंतज़ार करूंगा। सक्षम खुद से ही बोलते हुए मुस्कुराया और अपनी जीप में बैठकर जीप को वापस मोड़ते हुए अपने घर की तरफ चला गया। कुछ देर बाद दीक्षा नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच चुकी थी। उसने कुछ पल राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी को देखा। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा बचपन घूम गया। जिस सपने को लेकर वो बड़ी हुई, आज वो सपना पूरा हो रहा था। वो खुश थी, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश थी। अपने अंदर जाने के कदम बढ़ाया कि अचानक पीछे से किसी ने उसे धक्का दे दिया। वो नीचे गिर पड़ी। ये लड़कियां भी ना जब देखो तब गिरती पड़ती रहती हैं। पता नहीं ऐसे गिरती रहेगी तो देश की रक्षा कैसे करेगी। एक लड़का जल्दबाजी में दीक्षा को धक्का देते हुए आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक लड़की को यहाँ एक आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए आया देख रुक गया। उस लड़के की हंसी आवाज़ सुनकर दीक्षा ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। वो अपने हाथ झाड़ते हुए उठी और अपने सामने खड़े लड़के को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। तुम अगर ऐसे आंखें बंद किए चलते रहे तो देश का तो पता नहीं, किसी गड्ढे में ज़रूर गिर जाओगे। यहाँ तुम जैसे लोगों को एंट्री किसने दी। दीक्षा उसे गुस्से से घूरते हुए अपना बैग पकड़कर अंदर चली गई। वो लड़का उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। उसने उसका ब्रेसलेट देखा जिस पर दीक्षा लिखा हुआ था। ये गवर्नमेंट भी ना पागल हो गई है, लड़कियों को आर्मी में ले रही है। पता नहीं अब इस देश का क्या होगा। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। जरूरी फॉर्म्स भरने के बाद दीक्षा को उसके कमरे की चाबी मिल गई थी। सक्षम, मैंने हमारा सपना आखिरकार पूरा कर दिया। अब जल्दी वर्दी में तुम्हारे सामने खड़ी होंगी और तुम मुझे गर्व से देख रहे होंगे। दीक्षा सक्षम को याद कर मुस्कुराई और उसी बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हुए हॉस्टल के अंदर चली गई। वो जैसे ही अपने रूम में आई, सामने एक लड़की को ब्लू हाफ पैंट और टी शर्ट पहने, कान में हेडफोन लगाए नीचे नाचते देख हैरान सी वहीं खड़ी हो गई। दीक्षा ने एक बार फिर अपना रूम नंबर चेक किया। ये तो मेरा रूम है, क्या ये मेरी रूम पार्टनर है? दीक्षा अब थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि वो जिस तरह उछल कूद कर रही थी उससे साफ था कि वो एक पल भी चैन से नहीं बैठने वाली थी और ना ही उसे बैठने देने वाली थी। दीक्षा ने उस लड़की को देखते हुए दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से उस लड़की ने हेडफोन निकाल दिए। दीक्षा हैरान रह गई, इसे हेडफोन पहनकर भी सब सुनाई देता है। दीक्षा ने खुद से पूछा। तभी वो लड़की बेड से कूदते हुए दीक्षा के पास आई और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हाय, मैं लावण्या। मुझे मेरे दोस्त लवी बुलाती हैं, तुम भी मुझे लवी बुला सकती हो। उसने बहुत खुश होकर दीक्षा का हाथ पकड़ लिया। दीक्षा के चेहरे पर भी अब मुस्कुराहट आ गई। वो लावण्या को उसकी हरकतों से गलत समझ रही थी, पर लावण्या ने जिस तरह उसके साथ व्यवहार किया उससे दीक्षा समझ चुकी थी वो एक अच्छी लड़की है और उसे परेशान नहीं करेगी। आर यू मैरिड? लावण्या ने हैरानी जताते हुए दीक्षा का मंगलसूत्र छुआ। दीक्षा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे एक बार फिर सक्षम की याद आ गई थी। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। ये सुन लावण्या का मुंह बन गया। इतनी जल्दी शादी कौन करता है? तुमने शादी की तो की, शादी के बाद तुम्हारे परिवार ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? दीक्षा ने लावण्या के सवाल सुनकर बैग अपने बेड के पास छींटते हुए गहरी सांस ली। मेरे सक्षम बहुत अच्छे हैं और मेरा परिवार भी। उन्होंने मेरा सपना पूरा करने में मेरी बहुत मदद की। दीक्षा ने लावण्या को अपनी और सक्षम की पूरी कहानी सुनाई। लावण्या सब सुनकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग होते हैं जो किसी और के सपने के लिए खुद को दांव पर लगा दें। तुम बहुत किस्मत वाली हो दीक्षा, जो तुम्हारे पास एक अच्छा पति और परिवार दोनों हैं। एक मुझे ही देख लो, 3 महीने में 3 ब्रेकअप कर चुकी हूँ। अब तो जैसे प्यार से भरोसा ही उठ गया है। दीक्षा ने लावण्या को दुखी देख उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें भी कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारा भरोसा और प्यार फिर से जगा देगा। लवी ने मुस्कुराते हुए दीक्षा को गले लगा लिया। थैंक यू सो मच। मैं तो सोच रही थी कि कहीं मेरी रूम पार्टनर हिटलर ना निकले, जो मुझे मेरे माँ बाप की तरह हर चीज़ पर टोकती रहे, पर तुम तो बहुत अच्छी हो। दीक्षा और लावण्या की जल्दी दोस्ती हो गई। इधर सक्षम घर आया तो सबने उसे ऐसे घेर लिया जैसे बच्चे काम से लौटे अपने पिता को घेर लेते हैं। बेटा, तो दीक्षा को अच्छे से हवाई जहाज़ में बैठा कर तो आया ना? बाबूजी ने पूछा। वो सुरक्षित पहुंच गई, रोई तो नहीं? दीक्षा यहाँ से जाते वक्त बहुत दुखी थी। पीजी ने भी परेशान होकर पूछा। भैया बताइए ना क्या हुआ?
सब सक्षम से सवाल किए जा रहे थे। सक्षम को दीक्षा के लिए परेशान था। अचानक उसके फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ आई। उसने मैसेज खोला तो वो दीक्षा का मैसेज था। सक्षम, मैं सुरक्षित पहुंच गई हूँ। सबसे कह देना मेरी चिंता ना करे और आज रात मैं तुम्हें कॉल करूँगी। बहुत याद आ रही है तुम्हारी यहाँ। सक्षम मैसेज पढ़कर मुस्कुराया। वो सुरक्षित पहुंच चुकी है बीजी, आप सब टेंशन मत लीजिए। सबने दीक्षा के ठीक होने की बात सुनकर गहरी सांस ली और अपने अपने काम पर लग गए। सक्षम सबकी तरफ देखा। सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं दीक्षा। सक्षम ने मैसेज टाइप किया ही था कि अचानक उसने मैसेज डिलीट कर दिया। यहाँ सब ठीक है, अपना ख्याल रखना। सक्षम का मैसेज पढ़कर दीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओह, तुम्हारे सक्षम का मैसेज आया? कैसे टमाटर की तरह गाल लाल कर लिए हैं तुमने अपने। लावण्या दीक्षा को छेड़ते हुए हंस दी तो दीक्षा को भी हंसी आ गई। आखिर दीक्षा सक्षम का रिश्ता किस मोड़ पर आएगा? क्या ये दूरियां दीक्षा और सक्षम के प्यार को कम कर देगी या दोनों का प्यार उनके दोस्ती की तरह और मजबूत होता जाएगा? जानने के लिए बने रहिए सनम साथिया में।